प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। अभी इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा का गठन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं उद्देशिका। उद्देशिका या अंग्रेजी में कहें तो प्रेम्बल या प्रस्तावना, तीनों एक ही के नाम है, चाहे उद्देशिका कह लिया जाए चाहे प्रस्तावना। तो अभी पहले हम सबसे पहले उद्देशिका देख लेते हैं। उद्देशिका की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो ये ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग, यही इसी शब्द से उद्देशिका की शुरुआत होती है। यानी भारत के संविधान के मूल स्रोत हैं भारत की जनता, सारी शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं भारत की जनता। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दो को मैंने घेर रखा है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान ये रखना है कि जब मूल उद्देशिका बनी थी ना 26 नवंबर 1949 वाली उद्देशिका, मूल संविधान वाली, तो उसमें ये दो शब्द नहीं थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और अखंडता, ये भी मूल उद्देशिका में नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, वो भी हम इसी में देखेंगे थोड़ा आगे। अब उद्देशिका को पूरा देखते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय की चर्चा करती है? तो उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय की चर्चा करती है। उसके नीचे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। फिर उसके नीचे देखें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। तो समता कितने प्रकार की हो गई? समता 2 प्रकार की। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता। इसका जिक्र उद्देशिका ही कर देती है। यानी जो मूल संविधान बनेगा या मूल संविधान जो बनाया गया उसमें इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान का भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में इन सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है अनुच्छेदों के माध्यम से। आगे देखें, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, मूल संविधान की डेट भी हम लोगों ने क्या लिखी है? 26 नवंबर 1949 को ही उद्देशिका के हिसाब से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ रखा है 26 नवंबर 1949। अब ये ध्यान रखना है कि कभी कभी 26 नवंबर 1949 ऑप्शन में नहीं होगा और 26 नवंबर 1949 को हिंदी महीनों के अनुसार सेट किया जाएगा। तो हिंदी महीनों में अगर देखें इसको हम कहेंगे मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है उद्देशिका। अब मूल तत्व देख लेते हैं। उद्देशिका में ध्यान रखना है, अभी मैंने पहले ही बोला था, फिर से दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द मूल उद्देशिका में नहीं थे। आगे चल के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, और उद्देशिका में ही संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होने की तारीख 26 नवंबर 1949 दी गई है। अगर संवत के हिसाब से देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कभी ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 ना मिल करके चारों ऑप्शन इस तरीके से सेट होंगे हिंदी महीनों के अनुसार। ठीक है, तो अब ध्यान ये रखना है कि उद्देशिका आपको लिख लेनी है जैसा मैंने लिखा हुआ है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। तो क्वेश्चन वो बनाते समय किसी भी तरीके से बनाएं, अगर आपको इतना पता है तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। अब अगला ध्यान रखना है कि उद्देशिका आई कहाँ से। तो चलते हैं संविधान सभा के गठन में। संविधान सभा के गठन में 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद ही होगा आप लोग को। और वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृत कर दिया या पारित कर दिया। ठीक है, तो पारित होने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका का आधार बना। ठीक है, तो उद्देशिका का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक, अब आगे
एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट मैंने नीचे लिख रखा है, नोट करके 3 पॉइंट मैंने बनाया है। तो पहला आपको देखना है उद्देशिका, संविधान की आत्मा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो निसंदेह आंसर हमारा होगा उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहते हैं और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुकना होगा। रुकना ये है कि सेकंड पॉइंट में देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अगर क्वेश्चन को बदले और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वहाँ पे उद्देश्य का आंसर नहीं होगा और वहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों में ही एक अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो संविधान भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है। ठीक, अब नीचे आपको देखना है, तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है भारत के लोग। तो उद्देशिका की शुरुआत, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, उद्देशिका की शुरुआत इनमें से किस शब्द से होती है? तो जहाँ हम भारत के लोग, ये है उद्देशिका का पहला शब्द। तो इसको यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ उद्देशिका ये बताती है कि हम भारत के लोग ही संविधान के मूल स्रोत हैं तथा समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उद्देशिका में कुछ शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो अब ये तो पहला मैंने आपको समझा ही दिया है, हम भारत के लोग। लोकतंत्रात्मक, दूसरा शब्द जो है वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है? तो लोकतंत्रात्मक का मतलब कि जो भी सरकार बनाई जाएगी वो जनता द्वारा चुनी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति भारत के उच्च पदों तक आसीन हो सकता है अगर वो योग्यता धारित करता है। तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों द्वारा चुना गया शासन जिस देश में हो, उस देश को लोकतांत्रिक देश कहेंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अब पूरी तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कोई भी बाहरी शक्ति या बाहरी देश भारत की बाह्य या आंतरिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चौथा शब्द जो है गणराज्य। गणराज्य का सीधा सा अर्थ कि अब देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि भले ही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि हम सीधे भाग नहीं लेते, हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे विधानसभा के और लोकसभा के, और ये दोनों विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रतिनिधि मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमने भाग लिया लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो भारत का जो मुखिया हुआ यानी राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है जैसे पहले होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो अब तो ये व्यवस्था है नहीं, अब तो राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र है, ऊपर से गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब सीधा सा कि जो भी देश का मुखिया होगा वो अब वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, पांचवा शब्द है समाजवादी। अब समाजवादी शब्द की व्यापक व्याख्या है। यहाँ समाजवाद का संबंध ये है कि जो भी सरकारें होंगी, यहाँ नेहरू के समाजवाद को उद्देशिका में स्थान दिया गया है। नेहरू का समाजवाद ये कहता है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, ये इनका अधिक से अधिक निजीकरण ना हो। तो ये है समाजवाद, जनता का उस पर अधिकार हो। जनता का अधिकार कब होगा? जब वो सरकारी होंगे। तो इसी समाजवाद की चर्चा उद्देशिका करती है कि अधिक से अधिक चीज़ें सरकारी हों। ठीक है, और दूसरे अगर देखा जाए तो समाजवाद का एक और अर्थ निकलता है, समाजवाद जहाँ सभी समान हो, सबको समान अवसर मिले, ये भी समाजवाद है। ठीक है, अगला राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता, उद्देशिका के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि राष्ट्र की एकता को बनाकर रखे। अखंडता, अखंडता सब कि जो भारत है नक्शे पे, अब वो भारत अखंड है, अब उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी अखंडता की चर्चा उद्देशिका करती है। नेक्स्ट शब्द है अपना अगला शब्द पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा शब्द उद्देशिका में शामिल नहीं है। पंथ निरपेक्ष को ही हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष उद्देशिका में नहीं लिखा हुआ है। उद्देशिका में जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। तो ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना है, हमें अपने हिसाब से धर्म निरपेक्ष नहीं लगा देना है। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष लिखा होगा, लेकिन वहाँ 4 ऑप्शन होगा।
तो वहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष पे चले जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है, इनमें से उद्देशिका में क्या वर्णित नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष रखा हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो पेपर बनाने वाला है उसका ध्यान है इस पर, कि वो देखना चाहता है कि आपने उद्देशिका को ढंग से पढ़ा है कि नहीं। तो ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष है क्या, कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेगा। यही है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि किसी एक धर्म की अभिवृद्धि या एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, या किसी भी धर्म को वो राज धर्म घोषित नहीं करेगी। अगला पॉइंट है अपना बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, आपसी भाईचारा पूरे देश में बना रहे। अब इधर आइए, 3 शब्दों पर ध्यान देते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अभी शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि ये शब्द मूल उद्देशिका में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया, और वो जो जोड़ा गया वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और यहाँ ध्यान रखना है सिर्फ अखंडता नहीं और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि अब हम देखेंगे इसके आगे कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, अगर संशोधन हुआ तो उसके लिए क्या व्यवस्था लगाई गई। 5 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ, ये उद्देशिका का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे अपने कॉपी पे उतार डालिए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। उद्देशिका, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उद्देशिका को संविधान का अंग माना जाए या ना माना जाए, कि खाली इतना माना जाए कि किस उद्देश्य से उद्देश्य क्या है संविधान सभा का संविधान निर्माण का। तो इस संदर्भ में 2 सबसे चर्चित मुकदमे हैं, मुकदमे कह लें या वाद कह लें या मामले। ठीक है, तो पहला मामला हम देखते हैं। पहला मामला आया इंद्री वेरुवाड़ी वाद 1960 में। इंद्री वेरुवाड़ी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, और उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। ध्यान रखना है, इंद्री वेरुवाड़ी वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन एक टिप्पणी थी कि परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जा सकता है। उद्देशिका की कुछ चीज़ों का प्रयोग कानून बनाने में किया जा सकता है। ठीक, बात आई गई और ख़त्म हो गई। अगला वादा उससे संबंधित आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। पहले तो एक केस की डेट याद रखनी है। सबसे चर्चित केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये जो मामला था भूमि का मामला था, जमीन का, लेकिन धीरे धीरे इस मामले ने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया, और अंततः आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस संविधान पीठ में 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी तक इतने न्यायाधीश किसी भी मामले की सुनवाई भारत में नहीं की। तो सबसे अधिक न्यायाधीशों ने जिस मामले की सुनवाई की अब तक भारत की स्वतंत्रता के बाद, वो मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये 13 न्यायाधीश थे, तो उस समय ध्यान रखना है कि इन 13 न्यायाधीशों की अध्यक्षता की थी, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सीकरी। ठीक है, जस्टिस सीकरी ये मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने ही इस मुकदमे या संविधान पीठ की भी अध्यक्षता की थी। और 13 न्यायाधीशों ने इस मुकदमे को सुना, और मुकदमे को सुनने के बाद 7-6 के अंतर से, 7 सहमत थे, 6 असहमत, 7-6 के अंतर से ये फैसला आया। और इस फैसले के अनुसार इंद्री वेरुवाड़ी वाद 1960 के फैसले को पलट दिया गया, और इसी में ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। और जैसे ही इस बात में उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया, वैसे ही संविधान में एक है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 368 के ही अधीन कोई संशोधन होता है। जैसे ही केशवानंद भारती वाद में ये माना गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है,
वैसे ही अब संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती थी। तो अभी इसके पीछे भी हमने देखा था, तो इसी को आधार बना करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे को उद्देशिका में पहला संशोधन किया गया, और पहला संशोधन जो किया गया वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा 76 द्वारा 1976 में इसमें संशोधन किया संविधान संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि 3 शब्द जो जोड़े गए, पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा ये पूरा और अखंडता शब्द जुड़ा, केवल अखंडता शब्द नहीं जुड़ा। ठीक है, इस पे ध्यान बनाकर रखना है। अब संविधान के संशोधन की शक्ति थी, लेकिन इसी केशवानंद भारती बनाम में उच्चतम न्यायालय ने एक और मामला जोड़ा। वो मामला ये था कि संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद के संविधान संशोधन की शक्ति उच्चतम न्यायालय ने सीमित कर दी, और वो सीमित ये थी कि संविधान जो भी संशोधन करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा किए गए संशोधन से संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं मूल ढांचे की संकल्पना। तो इसी वाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में ही मूल ढांचे की परिकल्पना भी निकल करके आई। आज भी ये लागू है कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा नहीं करेगी जिससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ता हो। अगर ऐसा संशोधन संसद करती है तो मामला अगर उच्चतम न्यायालय में जाता है तो ऐसा संशोधन शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देशिका का आपका पूरा चैप्टर था। 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। वो है कि के.एम. मुंशी, इन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा दी थी। ठीक है, अभी ध्यान रखना कि इसके पीछे हमने देखा था उद्देशिका का विचार स्रोत में, संविधान के जो स्रोत हमने पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि उद्देशिका का विचार हमने लिया अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका या प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा ये हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बार बार जो है कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। मतलब कि उद्देशिका के किसी भी शब्द का, किसी भी चीज़ का प्रयोग कोई न्याय देने में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, या उद्देशिका के हिसाब से अगर सरकार कोई काम करती है तो हम इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी केस दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, सुभाष कश्यप हाल ही के चर्चित लेखक संविधान के, उन्होंने भी उद्देशिका को संविधान का शरीर, उन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका आत्मा, उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उसकी खड़ी अट्टालिका। तो ऐसा सुभाष कश्यप जी ने कहा है। ठीक है, तो ये उद्देशिका का पूरा चैप्टर है, इतना आप तैयार करके रखिए, यकीन मानिए उद्देशिका से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं संविधान के भाग कितने हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। पहले ये 2 चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं भाग 1 पर। ठीक है, तब तक आप इसको तैयार करिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ और इसको आप उतार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।